हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेज। आई एम मुकेश भारद्वाज, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिटरेचर पोर्शन से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो है एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो लिखा किसके द्वारा गया है? एनी फ्रैंक के द्वारा। और एक्सट्रैक्ट है अ डायरी ऑफ द यंग गर्ल, मतलब जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है इस चैप्टर को किस बुक से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो किसके द्वारा लिखा गया था? एनी फ्रैंक के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब जो आपके क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसी को पढ़ने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, मतलब इसी वीडियो में हम कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर को वन शॉट में। 30 मिनट्स के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है अबाउट द राइटर एंड कॉन्टेक्स्ट। राइटर के बारे में हमको पहले जान लेना है और साथ में कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एनी फ्रैंक के बारे में हम जानते हैं, जो कि हमारे चैप्टर क्या है? राइटर है। अ रिमार्केबल 13 ईयर ओल्ड जीविश गर्ल, कितने साल की थी वो? 13 साल की थी। और कैसी थी? जीविश गर्ल, मतलब यहूदी धर्म की लड़की थी। हु डॉक्यूमेंटेड हर लाइफ वाइल हाइडिंग फ्रॉम नाजी परसिक्यूशन, जो अपने लाइफ के बारे में इस डायरी में लिखी हुई है। और कब लिखती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि कब लिखा गया है डायरी। फ्रॉम हाइडिंग फ्रॉम नाजी परसिक्यूशन, जब वो नाजी जर्मनी से छिप रही थी। कहाँ पे छिप रही थी? एम्स्टर्डम में, मतलब हॉलैंड में अपने फैमिली के साथ वहां पे रह रही थी। किससे बचने के लिए? हिटलर से बचने के लिए, यानी जो नाजी ऑक्यूपेशन हो गया था जर्मनी का, उससे बचने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो छिप कहाँ पे रही थी? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे छिप रही थी? एम्स्टर्डम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और कहाँ पे रह रही थी? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या है? नीदरलैंड का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? नीदरलैंड का। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इस में आगे टाइमलाइन। टाइमलाइन हमको जानना जरूरी है। डायरी एंट्री कब से शुरू होता है? 1942 से। और कब तक इसमें एंट्री किया गया है? 1944 तक। मतलब एनी फ्रैंक इस डायरी को लिखना कब शुरू करती है? 1942। और लास्ट एंट्री कब किया गया इस डायरी में? 1944 में। ड्यूरिंग द डार्केस्ट पीरियड ऑफ नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी ऑक्यूपेशन जो जर्मनी का था, जर्मनी के बाद नीदरलैंड पे उन लोगों का भी हमला हुआ था, उस समय डायरी मेंशन किया गया है। साथ में पब्लिकेशन, पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली। पोस्ट ह्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। जब एनी फ्रैंक की मौत हो गई थी उसके बाद से डायरी को पब्लिश करवाया गया था 1947 में। कब डायरी पब्लिश करवाया गया? 1947 में। कौन करवाया पब्लिश इसको? उसके फादर ओटो फ्रैंक। क्या नाम था उनका? ओटो फ्रैंक। तो यानी ये जो डायरी है एनी फ्रैंक की, 1942 में लिखना स्टार्ट किया गया था एनी के द्वारा। और इसका लास्ट एंट्री कब का है? 1944 का। उसके बाद इसके फैमिली में के सारे मेंबर्स मर जाते हैं, सिर्फ इसके पिताजी बचते हैं। और इसके पिताजी डिसाइड करते हैं इस डायरी को पब्लिश करवाने का 1947 में। द सोल सर्वाइवर ऑफ द फैमिली, मतलब इसके जो पिताजी थे ऑटो फ्रैंक, फैमिली में एकमात्र व्यक्ति बच गए थे नाजी ऑक्यूपेशन के, बाकी सभी लोग इसके फैमिली के नहीं रहे थे। लेगेसी, अब इस हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमको पढ़ना जरूरी क्यों है? पर्सनलाइज द हॉलोकास्ट ट्रेजेडी, मतलब जो यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था हिटलर के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, नाजी जर्मनी के द्वारा। उस दौरान एक इनोसेंट यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची जो नादान है, उसका क्या सोचना था, उसका क्या मानना था, उसके लाइफ में क्या घटनाएं घट रही थी, उन सभी को हमको इस चैप्टर में जानना है। आगे हम देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू एंड की इवेंट्स, मतलब चैप्टर में हमको जानना क्या था एंड की इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं इस चैप्टर में होती हैं। पहले द बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से होता है? एनी रिसीव्स अ डायरी एज ए बर्थडे गिफ्ट, एनी को डायरी किस रूप में मिलता है? बर्थडे गिफ्ट में। एंड इमीडिएटली फॉर्म्स अ डीप कनेक्शन विथ इट, और एनी को तुरंत ही उससे क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है उस डायरी से। और उस डायरी का नाम वो क्या रखती है? किटी रखती है। इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना। उस डायरी का नाम क्या था? किटी। टू मेक इट फील लाइक अ रियल फ्रेंड, और नाम रखने के पीछे कहानी भी थी, ताकि उसको अगर ह्यूमन की तरह नाम दे दिया जाएगा, ताकि उससे कनेक्शन क्या हो जाएगा? बेटर कनेक्शन बन जाएगा, ह्यूमन की तरह उसको ट्रीट करती थी। आगे है कोर थीम्स, इस कहानी का मेन थीम्स हमको क्या जानना है? प्रोफाउंड लोनलीनेस डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली, हालांकि एनी के साथ उसकी फैमिली भी थी नीदरलैंड्स में, लेकिन फिर भी उसको लोनली फील होता था, अकेला महसूस होता था। तो उस समय उसका अकेलापन में साथ देने के लिए उसके साथ कौन थी? उसकी डायरी थी, जिसका नाम क्या था? किटी। डेस्परेट फॉर लॉन्गिंग ऑफ अ ट्रू कॉन्फिडेंट, डेस्परेट थी मतलब उत्सुक थी, आतुर थी, ताकि उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे वो अपनी सारी बातों को क्या कर पाए? शेयर कर पाए। साथ में डिटेल्स ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड स्कूल एक्सपीरियंसेज, और इस डायरी में क्या लिखती है? अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में और स्कूल में उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कूल लाइफ, मतलब उसका स्कूल लाइफ कैसा था। एनी विविडली डिस्क्राइब्स हर टीचर्स, अपने डायरी में एनी किसको किसके बारे में मेंशन करती है? अपने टीचर्स के बारे में।
क्लासमेट्स के बारे में मेंशन करती है, एंड द स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स टीचर, और जो उसके स्ट्रिक्ट मैथमेटिक टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उसके बारे में उसमें मेंशन करती है। वो फ्रिक्वेंटली फर्निशेज हर चैटीनेस, वो क्या करते थे, उसके चैटीनेस मतलब उसके बात करने के कारण उसको बराबर पनिशमेंट करते रहते थे। साथ में है कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कहने का मतलब इतना जो डार्केस्ट पीरियड उस समय चल रहा था, इसके फैमिली को छुप कर रहना पड़ रहा था। इसके पूरे फैमिली मेंबर छुप के कहाँ रह रहे थे, इसके फादर के ऑफिस में, नीदरलैंड्स के अंदर। किससे बचने के लिए, नाजी जर्मनी से बचने के लिए, हिटलर की आर्मी से बचने के लिए। तो उस समय डार्केस्ट पीरियड के दौरान 13 साल की लड़की क्या सोचती थी अपने लाइफ के बारे में, उसके लाइफ में क्या की घटनाएं चल रही थी, उसका सामना कैसे करती थी, उसको मेनली हमको जानना है। किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, ह्यूमर का। ह्यूमर मतलब मजाक मस्ती का, मौज मस्ती का इस्तेमाल करती है। विट, विट मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। एंड क्रिएटिव राइटिंग, और कुछ लिखती वगैरह है, जैसे डायरी मेंशन करती है, डायरी लिखती है। टू नेविगेट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उस दौरान अपने किस चीज का प्रयोग करती है, ह्यूमर का प्रयोग करती है, विट का प्रयोग करती है, एंड क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल करती है, ताकि मुश्किलों का, चुनौतियों का ये सामना कर पाए। एक्सप्रेस हर इनर मोस्ट थॉट्स, अपने अंदर की भावनाओं को बताती है, किस चीज में, डायरी में। एंड फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है डायरी में, और डायरी का नाम क्या था, किटी नाम था। अब हमको जानना है कैरेक्टर स्केच, मतलब एनी फ्रैंक के लाइफ के बारे में, किस तरह की पात्र वो थी हमारी कहानी में। ठीक है, कैरेक्टर स्केच जानना है एनी फ्रैंक का। तो सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक ब्राइट एंड विटी, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी और बुद्धिमान थी। एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, अत्यधिक इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, विथ अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब बहुत ज्यादा शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर था। सेंस ऑफ ह्यूमर इसका क्या था, बहुत ज्यादा था। और वो दिखता भी है किसके, इसके राइटिंग के द्वारा। जो इसका राइटिंग मेंशन है यहाँ पे, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को अगर पढ़ने के बाद आप सही से अगर रीड करते हो, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। मेकिंग है डायरी इंगेजिंग, और इसका जो ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, यही इसके डायरी को क्या बनाता है, इंगेजिंग बनाता है। एंड मेमोरेबल, ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के बाद भूल जाएंगे, हमको बहुत समय तक ये याद रहने वाला है। साथ में इमोशनली मैच्योर थी, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, उम्र कितना था, मात्र 13 ईयर्स। 13 ईयर्स होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, प्रॉब्लम्स का सामना करना जानती थी, चुनौतियों का सामना करना जानती थी। सोज विजडम बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब उम्र से ज़्यादा इसके पास ज्ञान था, बुद्धि था। एंड डीप इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने आप को जानती थी कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसको अपना लिमिट्स पता था। और साथ में चुनौतियों का सामना करना, सरकमस्टांस को फेस कैसे करना है, वो इसको पता था। क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। रिमार्केबल ऑप्टिमिज्म, दूर की सोचती थी, आशावादी थी। बहुत अत्यधिक इसके अंदर क्या था, आशा से भरी हुई थी, ऑप्टिमिस्टिक थी। एंड डिस्पाइट सरकमस्टांसेज, मतलब चुनौती परेशानी होने के बावजूद भी इसके अंदर जो ऑप्टिमिज्म था वो कम नहीं हो रहा था। साथ में वैल्यूज ऑनेस्टी, ईमानदारी की कदर करती थी। ठीक है, कमिटेड टू ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ट्रूथफुलनेस फॉर हर डायरी एंट्रीज, जितना भी डायरी में बात को मेंशन करती है, उसकी ईमानदारी से मेंशन करती है, जो इसके साथ लाइफ में हो रहा था। ऐसा नहीं कहीं पे बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके पेश किया गया है, जो वास्तविक इसके लाइफ में हो रहा था उसी चीजों को ये मेंशन करती है। क्रिएटिंग अ रॉ एंड जेन्यून हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मतलब जेन्यून डॉक्यूमेंट के रूप में हमको, मेरे सामने, हम लोग के सामने ये क्या करती है, पेश करती है। यानी जो भी बातें इस डायरी में लिखी गई हैं, वो वास्तविक में क्या है, सच्ची घटना है, 100% सही है, और उसको ऑनेस्टली लिखा गया है। साथ में यहाँ पे क्या है, इनर स्ट्रगल्स, मतलब कुछ समस्याओं का भी सामना कर रही थी। अब हर वो इंसान अंदर से सही नहीं होता है जो ऊपर से सही हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके लाइफ में हजार तरह की समस्याएं थी। बैटल्स प्रोफाउंड लोनलीनेस, पहला तो क्या था, अत्यधिक लोनलीनेस था इसके लाइफ में। ऐसा नहीं था कि इसके फैमिली मेंबर नहीं थे या कोई ध्यान रखने के लिए नहीं था, उसको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसमें से पहला समस्या क्या था, लोनलीनेस, अकेलापन का सामना। एंड इंटेंस लॉन्गिंग फॉर जेन्यून कंपेनियनशिप, जेन्यून कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा साथी, ऐसा दोस्त जिससे वो सही बातें क्या कर पाए, शेयर कर पाए। एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोज अराउंड हर, और बाकी लोगों से भी चाहती थी कि लोग क्या करें, इसको समझें। साथ में आगे रिमार्केबल रेजिलियंस, मतलब सहने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा थी। मेंटेन्स होप, उम्मीद को बनाए रखती है, आशा को नहीं छोड़ती है। करेज, साहसी थी। एंड ह्यूमैनिटी, मानवता में बिलीव करती थी। डिस्पाइट विटनेसिंग द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड फेसिंग कॉन्स्टेंट डेंजर इन हाइडिंग, मतलब चुनौतियों का सामना करते हुए, इतना कुछ झेलने के बावजूद, इसके सामने युद्ध वगैरह चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन लोगों को छुप के रहना पड़ रहा था, फिर भी उम्मीद को नहीं छोड़ती है, रेजिलियंस दिखाती है। ठीक है, अब इस कहानी का हमको क्या जान लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमको इस कहानी के जान लेने हैं। इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं।
पहला है ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक कौन थे? एनी के फादर। लविंग एंड प्रोटेक्टिव फादर। एनी शुरू में मेंशन भी करती है माय फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, ठीक है, इस कहानी में मेंशन किया गया है। तो काफी ज्यादा एनी से प्रेम करते थे एंड प्रोटेक्टिव फादर थे, ठीक है। वो प्रोवाइडेड इमोशनल सपोर्ट, क्या करते थे? इमोशनल सपोर्ट वगैरह देते थे एंड स्ट्रेंथ, ताकि जो मुश्किल परिस्थिति था उसका सामना सभी लोग साथ में मिलकर कर पाए। द ओनली फैमिली मेंबर टू सर्वाइव द हॉलोकास्ट। अपने परिवार में एकमात्र फैमिली मेंबर थे जो युद्ध के बाद भी जिंदा थे, मतलब सिर्फ बच पाए थे, वरना बाकी के फैमिली मेंबर क्या हो गए थे? मर गए थे। ही लेटर पब्लिश्ड एनी डायरी। वो बाद में क्या करते हैं? एनी के डायरी को पब्लिश करवाते हैं। सेकंड नंबर है एडिथ फ्रैंक। एडिथ फ्रैंक कौन थी? एनीज मदर, एनी की माँ थी। हु सी हैड अ कॉम्प्लेक्स समटाइम्स स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। एनी की मम्मी का नाम क्या था? एडिथ फ्रैंक, जिसके साथ एनी का जो रिलेशनशिप था, रिश्ता था, वो काफी अच्छा, काफी बेहतर नहीं था। कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता था दोनों में, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। एनी ओकेजनली फेल्ट मिस अंडरस्टूड बाई हर। एनी को कभी कभी लगता था उसको गलत समझा जा रहा है या उसकी माँ उसको सही से समझती नहीं है। थर्ड नंबर है मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन थी? एनीज एल्डर सिस्टर, एंड एनी की बड़ी बहन का क्या नाम था? मार्गोट फ्रैंक। डिस्क्राइब्ड एज काम, स्टूडियस एंड वेल बिहेव्ड। क्या थी? काम थी, शांत नेचर की थी, स्टूडियस थी, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता था, एंड वेल बिहेव्ड, ठीक है, मतलब अच्छे आचरण की लड़की थी। ऑफन कंपेयर्ड फेवरेबली बाई एनी बाई एडल्ट्स। एनी जिसको कंपेयर किससे करती है? बाकी एडल्ट से, कि मतलब बाकी एडल्ट की तुलना में क्या थी? उसकी बहन काफी बेहतर थी। थर्ड नंबर, यहाँ फोर्थ नंबर पे आता है मिस्टर की सिंह, जो एनी के क्या थे? मैथमेटिक्स के टीचर थे। हु रिपीटेडली पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग इन क्लास। और क्या करते थे? बराबर एनी को पनिशमेंट देते थे। किस बात का पनिशमेंट? क्लास में बात करने का। असाइनिंग ऐसे पनिशमेंट्स। और पनिशमेंट भी किस चीज का देते थे? ऐसे लिखने का। अब यहाँ पे अपने आप में क्या आता है? आयरनी आता है। आयरनी कहने का मतलब ये है कि टीचर किस चीज के थे? मैथमेटिक्स का। और पनिशमेंट क्या देते थे? ऐसे लिखने के लिए, वो भी ऐसे अजीब अजीब टॉपिक्स पे। दैट एनी टर्न्ड इनटू विटी मास्टरपीसेज। लेकिन एनी भी क्या थी? समझदार थी, बुद्धिमान थी, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो वो क्या करती थी? उन्हीं एसेज को मास्टरपीस के रूप में बनाकर लिया थी। मास्टरपीस कहने का मतलब है ऐसा मजाक की तरह ही बनाकर लाती थी, ताकि क्या हो? टीचर को भी अलग फील हो, ठीक है। अगला था, इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज क्यूप्रस। मिसेज क्यूप्रस कौन थी? द वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनीज मॉन्टेसरी स्कूल, हु लेफ्ट पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन एनी। एनी की हेड मिस्ट्रेस थी जब एनी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, मॉन्टेसरी स्कूल में, वहां पे इसकी हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है। और जिसका एनी के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन था, मतलब दोनों के रिलेशनशिप क्या थे? काफी इंटेंस थे, मतलब काफी बेहतर रिलेशनशिप दोनों के बीच में था। अब यहाँ पे आगे हमको जानना है की थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेज, मतलब इस कहानी में कुछ लिटरेरी डिवाइसेज का यूज हुआ है, और साथ में इस कहानी में क्या थीम्स है उसके बारे में हमको जानना है। पहला है लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप। एनी अपनी पूरी लाइफ में लोनलीनेस से जूझ रही थी, मतलब इसको लोनलीनेस का समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसको डेस्परेटली एक फ्रेंड की जरूरत थी, जो इसकी हर बातों को सुन पाए, हर बातों को राज की तरह ही रख पाए, ठीक है। तो डायरी क्या होता है? द डायरी बिकम्स एनीज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड। डायरी क्या हो जाता है? एनी का मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड बन जाती है। समवन हु लिसन्स विदाउट जजमेंट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी बातों को सुने और हमें जज भी ना करे। अक्सर हमारे लाइफ में होता है, हम हर किसी को अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा फ्रेंड चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए, कंपेनियन चाहिए, जो हमारी बातों को सुने भी और हमको जज ना करे उस बातों के आधार पे। तो एनी का जो डिजायर था, एनी का जो पसंद था, उसको कौन फुलफिल करता है? किटी फुलफिल करती है। यानी किटी उसके लाइफ में ऐसा दोस्त बनकर आ जाती है जो उसकी बातों को सुनती है और उसको जज भी नहीं करती है, ठीक है। सेकंड नंबर इसमें आता है पावर ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पे हम थीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट आर द थीम्स मेंशन्ड इन द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो उसमें हमको इन सभी को बातों को लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर है पावर ऑफ राइटिंग, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग सर्व्स एज थेरेपी। अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ परेशानी चल रहा है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? कि उन बातों को हम लिखना शुरू कर दें, सेल्फ एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, ताकि कोई तो हमारी बातों को सुन सके, और उससे क्या होगा? दिल क्या होता है हमारा? हल्का हो जाता है। तो एनी इसी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करती थी, यानी पावर ऑफ राइटिंग, सेल्फ एक्सप्रेस करती थी, अपने बातों को एक्सप्रेस कर देती थी। हेल्पिंग एनीज प्रोसेस इमोशंस, प्रिजर्व मेमोरीज एंड मेंटेन हर आइडेंटिटी। और उसकी डायरी को किस बात में मदद करती थी? उसके इमोशन को संजो कर रखने में, प्रिजर्व मेमोरीज, उसके मेमोरी को बचा के रखने में, यादों को बचा कर रखने में, एंड मेंटेन हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान को बचा कर रखने में। साथ में आगे क्या है? ग्रोइंग अप chronicles Annie's emotional and intellectual development during adolescence under extraordinary traumatic circumstances.
यहाँ पे क्या था, ग्रोइंग अप, जब एनी का उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उस समय उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसके लाइफ में क्या घटनाएं हो रही थी, और एक छोटी बच्ची के लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, वो भी डिफिकल्ट का सर्कमस्टांसेस था उस टाइम, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा था। उस बातों को संजोकर, उस बातों को अभी तक हमारे पास है। अगर एनी डायरी मेंशन नहीं करती तो ये बुक भी पब्लिश नहीं होता, और अगर बुक पब्लिश नहीं होता तो हम आज पढ़ नहीं रहे होते उसके बारे में। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आ जाता है कि अगर वो डायरी मेंशन नहीं होता तो आज हमको शायद एनी के बारे में पता भी नहीं होता। साथ में क्या है, ह्यूमर एज सर्वाइवल। एनी क्या करती है, ह्यूमर का प्रयोग करती है सर्वाइवल के लिए, कि अगर हमको लाइफ में जीना है, भले ही हमारे पास 100 समस्याएं हैं, लेकिन जीना है तो हमको मुस्कान नहीं छोड़ना है, हमको हंसते रहना है, उन समस्याओं का सामना करना है, ठीक है। एनीज विट एंड ह्यूमर बिकम एसेंशियल। क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, सिर्फ एनी के लिए जरूरी नहीं, हमारे लाइफ में भी जरूरी है। लाइफ में क्या होना चाहिए, विट होना चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए, और ह्यूमर होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, कोपिंग मैकेनिज्म, इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी समस्याओं का सामना करने वाले यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अलाउिंग हर टू मेंटेन ह्यूमैनिटी एंड होप इन डायर सिचुएशंस। अब एनी के पास जो विट था और एनी के पास जो ह्यूमर था, ये दोनों इसको क्या, किस चीज में मदद करता है, इस सिचुएशन में मेंटेन ह्यूमैनिटी एंड होप, मानवता को जिंदा रखना और होप, उम्मीद को बनाए रखना, इस बातों में इसका ये दोनों चीजें मदद करती है। कौन दोनों चीजें, विट एंड ह्यूमर। साथ में इस चैप्टर में कुछ लिटरेरी डिवाइसेज भी यूज हुए हैं, उसको हम जान लेते हैं। पहला है मेटाफर, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब पेपर जो होता है, कागज जो होता है, उसके पास ज्यादा पेशेंस है। कागज के पास क्या है, ज्यादा पेशेंस है इंसान की तुलना में। अगर आप किसी इंसान से अधिकतर बातें शेयर कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जो आपकी बातों से क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बातों को पेपर में मेंशन करते हैं तो पेपर कभी आपसे नहीं बोला कि बस करो या बंद कर दो, मत लिखना, मत लिखो अब। तो क्या होता है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, वो आपकी बातों को सुन सकता है। और अभी के समय में आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, ठीक है। अभी कोई बात तब तक ही सुनता है जब तक उसको अपना रिप्लाई नहीं करना हो। लोग अभी सुनने के लिए कम बात करता है, रिप्लाई करने के लिए ज्यादा बात करता है, ठीक है। यानी आपका बात खत्म होते ही वो रिप्लाई करना शुरू कर देगा, यानी आपकी बातों को समझा नहीं जाएगा आज के वर्ल्ड में। लेकिन पेपर क्या होता है, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, और जज नहीं करेगा आपको, ठीक है। सेकंड नंबर इसमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन वाली क्वालिटीज या नेम वगैरह दे देते हैं। जैसे डायरी का नाम क्या रखा गया था, किटी रखा गया था, और उसको डियर किटी कह के एड्रेस करती थी, एनी फ्रैंक संबोधित करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आयरॉनी क्या था, आयरॉनी क्या था इसमें, मिस्टर किसिंग चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी। मिस्टर किसिंग का क्या होता है, एनी के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पहले क्या था, एनी को कंटिन्यूअसली पनिश कर रहे थे मिस्टर किसिंग, उसके बाद क्या होता है, उसको ऐसे लिखने के लिए देते हैं, लेकिन 3 बार जब देते हैं फिर भी वो नहीं सुधरती है। उसके बाद क्या होता है, उनका एटीट्यूड उसकी तरफ चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसे वगैरह देना वो बंद कर देते हैं, और साथ में खुद भी हंसी मजाक करते रहते हैं स्कूल में। मतलब उनका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज कर देती है। कौन चेंज करती है, एनी चेंज करती है। साथ में इमेजरी है, मतलब ये भी डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल एंड फैमिली लाइफ, स्कूल एंड फैमिली लाइफ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम फोकस्ड टॉपिक्स एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। एग्जाम फोकस कुछ टॉपिक होते हैं जिसको हमको एग्जाम के लिए फोकस कर लेना है, और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है। वाई डज एनी कॉल हर डायरी किटी। एनी अपने डायरी को किटी क्यों बोलती है, ठीक है। क्योंकि एनी पर्सोनिफाई कर रही है अपने डायरी को, टू क्रिएट एन इंटीमेट कॉन्वर्सेशनल रिलेशनशिप। मैंने शुरू में बताया था कि एनी को क्या चाहिए था, कंपेनियन चाहिए था, जो उसकी बातों को सुन पाए बिना जज किए हुए। कंपेनियन तो मिलने से रहा, तो उसके पास क्या ऑप्शन था, डायरी को ही अपना दोस्त बनाने का। इसलिए डायरी को क्या नाम दे देती है, किटी दे देती है, ताकि उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। अब जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इमोशनली अटैच होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डायरी को क्या नाम दे दी थी, किटी नाम दे दी थी। नेमिंग इट किटी ट्रांसफॉर्म्स इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनटू अ ट्रस्टेड फ्रेंड हु लिसन्स विदाउट जजमेंट। यही बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसको हम किटी नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको एक ह्यूमन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो हमारी बातों को बिना जज किए हुए सुनेगा। अगला है डिस्क्राइब एनीज रिलेशनशिप विथ मिस्टर किसिंग। डिस्क्राइब एनी रिलेशनशिप विथ मिस्टर किसिंग। एनी का रिलेशनशिप कैसा था उसके मैथ्स के टीचर के साथ। इनिशियली एडवर्सियल, शुरू में तो बहुत खराब रिलेशनशिप था, मतलब अक्सर इसको पनिशमेंट मिलता था। ही पनिश्ड हर टॉकेटिवनेस, किस बात के लिए पनिशमेंट मिलता था, बात करने के लिए। क्लास में बहुत ज्यादा एनी बात करती थी। हाउएवर, लेकिन एनीज क्लेवर ह्यूमरस एसेज, एनी का जो चालाकी से भरा हुआ और मजाकिया ऐसे वगैरह जो लिख कर लाती थी पनिशमेंट के रूप में, उससे क्या होता है, वन हिज रिस्पेक्ट, उससे क्या होता है, उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं डिस्पाइट हिज
प्रॉब्लम्स, एनी इतना कुछ कर पा रही है, इतना कुछ ह्यूमरस लिख के ला पा रही है, ठीक है। शोइंग हर इंटेलिजेंस एंड विट, क्या करती है अपना इंटेलिजेंस उनको बताती है कि हम इंटेलिजेंट है और बुद्धिमान है। तो उसके बाद उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो भी एनी को पसंद करने लगते हैं और अब उसको पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं, और साथ में उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है क्लास में और स्कूल में, अक्सर वो मजाक मौज मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है व्हाट डज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल मीन। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल मीन, पेपर के पास क्या होता है, ज्यादा पेशेंस होता है इंसानों की तुलना में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, मेटाफोर है। दिस पावरफुल मेटाफोर रिवील्स एनीज फ्रस्ट्रेशन विथ ह्यूमन लिमिटेशन। इससे क्या दिख रहा है, एनी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि मेरे पास बात शेयर करने के लिए, किसी को अपना पर्सनल बात बताने के लिए कोई व्यक्ति तो था नहीं इसके पास, तो फ्रस्ट्रेट होकर ये बात बोलती है, ठीक है, कि मतलब पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है इंसानों की तुलना में। अगर इंसान को हम कंटिन्यूअस बात बताएंगे तो हमसे बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर सेम बात हम पेपर के साथ शेयर करते हैं तो वो कभी बोर परेशान नहीं होगा, ठीक है। पेपर डज नॉट इंटरप्ट, पेपर क्या करता है, इंटरप्ट नहीं करता है, हमको बीच में टोकता नहीं है, जज नहीं करता है हमें, और डिसमिस हर फीलिंग्स, यहाँ तक कि उसकी फीलिंग्स को डिसमिस मत नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम किसी के साथ अपना कुछ दुख दर्द शेयर करते हैं तो कंपटीशन करने लगता है, ठीक है। अगर हम अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो क्या करने लगे, कंपटीशन करने लगेगा कि मानो उसके लाइफ में और ज्यादा तकलीफ है। लेकिन जो पेपर होता है ना, वो हमारी भावनाओं को आराम से समझ जाएगा, ठीक है, और हमारी भावनाओं को उल्टा कंपटीशन नहीं करने लगेगा कि तुम्हारा दुख कम है, मेरा दुख ज्यादा है, ठीक। इट एक्सेप्ट एवरीथिंग सी राइट्स, पेपर क्या करता है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है जो यानी लिखती है। यानी जो हम अगर पेपर पे लिखना चाहें, हम अपनी बातों को अगर डेली डायरी मेंशन करना चाहें, तो हमारी बातों को पेपर क्या करेगा, डेली सुनेगा। ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं उसको डिसमिस कर देगा। हाउ डज एनी जस्टिफाई बीइंग अ चैटर बॉक्स, एनी कैसे जस्टिफाई करती है बीइंग अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स होने का मतलब, चैटर बॉक्स मतलब होता क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसका बात करने का ज्यादा नेचर हो, मतलब जो टॉकेटिव हो, बातूनी हो। The creative essay she humorously agrees that talking is inherited from her mother। अपने ऐसे में यानी क्या मेंशन करती है कि इसका जो बात करने का आदत है, इसका खुद का नहीं है, क्योंकि इसकी माँ भी ज्यादा बात करती थी। तो इसका जो आदत है किससे मिला है, इसको अपनी माँ से मिला है, इनहेरिटेड है, आनुवंशिक गुण है इसके पास, ठीक है। यूजिंग विट एंड लॉजिक, विट मतलब बुद्धिमानी, एंड लॉजिक का इस्तेमाल करके क्या करती है, अपने नेचुरल इंक्लिनेशन को क्या करती है, डिफेंड करती है, कम्युनिकेट करती है। यानी कहने का इसका मतलब क्या था कि जब ये आदत मेरी मम्मी में था तो उन्हीं से हमको ये आदत मिल चुका है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन अ पर्सन डू अबाउट द इनहेरिटेड हैबिट्स। इम्पैक्ट ऑफ ग्रैंड मदर्स डेथ ऑन एनी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रैंड मदर्स डेथ ऑन एनी, इसकी जो दादी थी उसकी मौत का असर इसके ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। डीपली अफेक्टेड मतलब काफी गहरा असर पड़ता है किसके ऊपर, एनी के ऊपर। शोइंग हर कैपेसिटी फॉर प्रोफाउंड लव एंड ग्रीफ, मतलब अत्यधिक दुख का सामना इसको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, इमोशनली अटैच्ड किससे थी है, अपनी ग्रैंड मदर से। शी चेरिश्ड हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी एंड फेल्ट द लॉस इंटेंसली, मतलब इसको अपनी ग्रैंड मदर अक्सर याद आती थी और इसको लगता था कि मेरे लाइफ में क्या हो चुका है, हर कुछ जा चुका है, सब कुछ छीन लिया गया है मुझसे। आगे देखना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जिसको कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, इसी का इस्तेमाल करके एग्जाम में आंसर बनाना है, और साथ में फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस मेंशन किए गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला है डायरी, डायरी आखिर होता है क्या है, पर्सनल जर्नल। पर्सनल जर्नल का मतलब क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं उसमें। एनी क्या करती है, वहां पे अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करती है, किसको रिकॉर्ड करती है, थॉट्स को, विचार को, फीलिंग्स यानी भावनाओं को, एंड एक्सपीरियंसेज अनुभवों को, ठीक है। हर मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन, एनी के पास सबसे बेशकीमती सामान यही था, ठीक है, बेशकीमती थी वस्तु सबसे ज्यादा इसके पास क्या था, डायरी ही था इसका। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, चैप्टर में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट। इसका मतलब होता है ट्रस्टेड पर्सन टू हुम सीक्रेट्स आर कन्फाइडेड, कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति जिसके पास हमारे सीक्रेट्स, हमारे रहस्य क्या है, सुरक्षित है, यानी जिसको हम हर बात बता सकते हैं, वो हमको जज ना करे। फॉर एनी, एनी के अकॉर्डिंग हर डायरी किटी सर्व्स दिस रोल परफेक्टली, एनी के अकॉर्डिंग उसका जो डायरी है इस रोल को परफेक्टली फिट बैठता है, मतलब जो कॉन्फिडेंट पर्सन हमारे लाइफ में होना चाहिए उसके लिए कौन था, एनी के लिए उसका डायरी था, डायरी का नाम क्या था, किटी। अब यहाँ पे हॉलोकॉस्ट है, हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, नरसंहार या जो उत्पीड़न या प्रताड़ना जो किया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे द सिस्टमैटिक परसिक्यूशन, मतलब जो प्रताड़ना किया जा रहा था किन लोगों पे, 6 मिलियन ज्यूज, जेनोसाइड मतलब नरसंहार कर दिया गया था, लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदी धर्म के लोगों को मार दिया गया था, किसके द्वारा, नाजी जर्मनी के द्वारा, इस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, ठीक है।
अब चूंकि एनी फ्रैंक भी क्या थी, जीविश गर्ल थी, यहूदी धर्म की ही थी, तो इसको भी छुपना पड़ रहा था, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ में नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी ऑक्यूपेशन क्या था, पीरियड व्हेन नाजी जर्मनी कंट्रोल द नेदरलैंड्स। मतलब उस समय के अवधि के बारे में बात किया जा रहा है जब नाजी जर्मनी, जर्मनी का जो चांसलर हिटलर था, वो कंट्रोल करता था किसको, नेदरलैंड्स को। फोर्सिंग जीव्स इनटू हाइडिंग और कंसंट्रेशन कैंप, या तो जो यहूदी धर्म के लोगों को छुपना पड़ रहा था, या जो लोग पकड़े जाते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप यानी जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रखना है कि चैप्टर में एक वर्ड का जिक्र है, हॉलैंड। हॉलैंड मतलब एक कंट्री है, उसका अभी का नाम, फिलहाल का नाम क्या है, नेदरलैंड्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हॉलैंड और नेदरलैंड्स क्या है, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों सेम ही कंट्री का नाम है। पहले उसको हॉलैंड के नाम से जानते थे और अभी उसका नाम क्या है, नेदरलैंड्स, ठीक है। साथ में कैरेक्टर ट्रेट्स, मतलब कैरेक्टर के कुछ गुण क्या थे, एनी फ्रैंक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़े हैं। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़े हैं, एनी फ्रैंक के बारे में। तो उसके गुणों को जान लेते हैं, उसके पर्सनालिटी कैसा था, ठीक है। तो पहला था रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है, मेंटल टफनेस, मानसिक रूप से क्या थी, मजबूत थी, समस्याओं का सामना करना जानती थी, उससे भागती नहीं थी। इन एडवर्सिटी मतलब मुश्किल समस्याओं में, मुश्किल परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रहती थी। सेकंड नंबर है लोनलीनेस, उसके अंदर क्या था, अकेलापन उसके अंदर भी था, ऐसा नहीं थी वो अकेला फील नहीं करती थी। इमोशनल आइसोलेशन डिस्पाइट कंपनी, मतलब लोगों के साथ होने के बावजूद, फैमिली के साथ रहने के बावजूद भी अपने आप को अकेला फील करती थी, कौन, एनी फ्रैंक। साथ में थर्ड नंबर है सेल्फ एक्सप्रेशन, लोगों के साथ बात शेयर करना पसंद नहीं करती थी, बातों को खुद के अंदर ही रखना पसंद करती थी। कम्युनिकेटिंग इनर थॉट्स, अपने इनर थॉट्स को किसमें मेंशन करती थी, डायरी में, डायरी का नाम था किटी। थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है इसमें विट, विट मतलब बुद्धिमानी उसके अंदर था, शार्प, बहुत तेज दिमाग की थी, एंड क्लेवर ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका क्या था, बढ़िया था। की कॉन्सेप्ट, पहला नंबर है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स ऐसे क्या था उसमें, एनेज ह्यूमरस पनिशमेंट असाइनमेंट, एनी को क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखने को दिया गया था, ऐसे का टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स, ठीक है। इसको, इस बातों को याद रखना है, ठीक है। पनिशमेंट के रूप में कौन सा मिला था, पहला बार में चैटर बॉक्स मिला था। सेकेंड बार में क्या मिला था, सेकेंड टाइम उसको मिला था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। फिर उसके बाद अगला है किटी। किटी कौन थी, एनी की पर्सनलाइज नेम फॉर अ डायरी, उसके डायरी को एनी अपना क्या नाम दी हुई थी, किटी नाम दी हुई थी। और उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, मेटाफर। मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन आयरनी लिटरेरी डिवाइस का इस चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है। अब एसेंशियल समरी पॉइंट्स, कुछ समरी पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेने हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। डायरी का पर्पज क्या था, डायरी लिखने का मेन उद्देश्य एनी के लिए क्या था। एनीज डायरी सर्व्स एज अ पर्सनल इंटीमेट रिकॉर्ड फॉर अ लाइफ इन हाइडिंग फ्रॉम नाजी परसिक्यूशन। नाजी जर्मनी से बचने के लिए इसकी फैमिली वाले कहाँ रह रहे थे, नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में छिप के रह रहे थे। तो उसके लाइफ में क्या क्या घटनाएं होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसके पास क्या था, डायरी था, इसलिए डायरी लिखती थी। डॉक्यूमेंटिंग डेली एक्सपीरियंस है, जिसमें क्या करती थी, अपनी डेली एक्सपीरियंस मेंशन करती थी, डेली की घटनाएं इसके लाइफ में क्या क्या हो रही हैं उसको मेंशन करती थी। एंड इनर इमोशनल वर्ल्ड, एंड इनर इमोशनल वर्ल्ड मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या समस्याओं का सामना कर पा रही है, मेंटली क्या सोचती है, इमोशनली उसका बिहेवियर कैसा है, उन सभी के बारे में मेंशन करती है। सेकंड नंबर है सर्च फॉर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की तलाश में थी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाए, कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो उसकी बातों को सुन पाए, समझ पाए। डिस्पाइट हैविंग फैमिली एंड एक्विंटेंसेज, फैमिली और रिलेटिव्स होने के बावजूद भी क्या थी, एनी डेस्परेटली लॉन्ग्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड, मतलब इसको बहुत डेस्परेटली ट्रू फ्रेंड चाहिए था, मतलब एक सच्चा दोस्त चाहिए था जो क्या कर पाए, उसको समझ पाए। फाइंडिंग दैट कनेक्शन इन हर डायरी, और उसको कनेक्शन फाइनली किस में मिल जाता है, डायरी के साथ, मतलब उसको अपना फ्रेंड फाइनली मिल जाता है। फ्रेंड कौन थी, डायरी थी उसकी। साथ में अगला फैमिली बैकग्राउंड, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर लविंग फादर ऑटो, उसके पिताजी के बारे में लिखा गया है इस डायरी में, पिताजी के बारे में मेंशन किया गया है, जिसको एनी क्या बोलती थी, लविंग फादर। साथ में हर मदर एडिथ, उसकी माँ का जिक्र किया गया है, एडिथ फ्रैंक का। साथ में उसकी बहन थी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, उसका नाम था मार्गोट फ्रैंक। एंड देयर लाइफ बिफोर एंड ड्यूरिंग हाइडिंग, उसका लाइफ पहले कैसा था, नाजी जर्मनी के आक्रमण से पहले, और अभी का उसका लाइफ कैसा है, उसके बारे में इस डायरी में मेंशन किया गया है। साथ में है स्कूल एक्सपीरियंसेज, स्कूल में इसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। विविड अकाउंट्स ऑफ टीचर्स, टीचर के बारे में मेंशन किया गया है, स्पेशली स्ट्रिक्ट मिस्टर कीसिंग जो इसके मैथ के टीचर थे। क्लासमेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, एंड एनीज क्लेवर एसेज, और एनी का जो एसे है जो मिस्टर कीसिंग ने इसको असाइन किया था उसके बारे में मेंशन किया गया है। पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए इसको पनिशमेंट मिला था ऐसे लिखने का। साथ में इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ इसके साथ क्या कैसे होता है, इसका ग्रोथ कैसे होता है। द डायरी रिवील्स एनीज रिमार्केबल इमोशनल मैच्योरेशन, अब डायरी चूंकि 2 सालों का टाइम पीरियड है, मतलब 1942 में लिखना स्टार्ट किया गया था और कब तक लिखा गया था, 1944 तक। तो 2 सालों के अंदर इसके लाइफ में जो चेंजेस आए थे, मेंटली कितना तक मजबूत बननी थी, कितना मैच्योर हो गई थी 2 सालों के अंदर, उन सभी के बारे में डायरी में मेंशन किया गया है। साथ में है क्या, रेजिलियंस, मतलब
बातों को सह पा रही थी, यानी इसके लाइफ में जो घटनाएं घट रही थी, इसके फैमिली में लोगों की मौत हो रही थी, इसको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था, तो उस समय कितना रेजिलियंस थी, कितना मेंटली टफ थी, उसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ में होप, होप मतलब क्या होता है, उम्मीद। एंड ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, डिस्पाइट फेसिंग अनइमेजिनेबल सर्कमस्टांसेज, इसके लाइफ में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली इसको थ्रेट था, खतरा था कि कब डाल दिया जाएगा कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब लाइफ अगर कब तक लाइफ चल रहा है, कब लाइफ है, कब लाइफ खत्म हो जाएगा, इसका भी कोई गारंटी इसके पास नहीं था। कंक्लूजन एंड एग्जाम सक्सेस टिप्स, अब देखना है हमको कंक्लूजन, कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, खत्म करते हैं, एंड एग्जाम में किस बातों को फोकस करना है उसको ध्यान से देखना है। कैरेक्टर एनालिसिस, पहले हमको क्या कर लेना है, कैरेक्टर का एनालाइज कर लेना है, कैरेक्टर्स को एनालाइज करके हम देखेंगे। पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है एनी के कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को। अब चूंकि एनी बातों से, ह्यूमर से, विट से क्या लगती है, बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की है, लेकिन इमोशनली तौर पे देखा जाए तो अंदर से क्या थी, लोनलीनेस थी, मतलब बहुत ज्यादा लोनली थी, अकेली थी। विट तो था उसके पास, बुद्धिमानी था, रेजिलियंस भी था, एंड इमोशनल डेप्थ, मतलब 13 साल की होने के बावजूद भी इमोशनली काफी ज्यादा वो मैच्योर थी। अब इसको क्या करना है, डिस्कस कर लेना है फैमिली के साथ, उसको टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप था उसके बारे में हमको डिस्कस कर लेना है। साथ में लिटरेरी एलिमेंट्स पे फोकस हमको नहीं करना है, पोएम से क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और राइटिंग को आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। एनी का रिलेशनशिप कैसा था लोगों के साथ, उसके डायरी का क्या महत्व था, ठीक है। एंड राइटिंग उसका मदद कैसे करता है, डायरी लिखना जब शुरू करती है तो समस्याओं का सामना करने में डायरी का क्या योगदान था उसके बारे में आपको देख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको रिमेंबर कर लेने हैं। 1929 में कहाँ जन्म होता है, एनी का जन्म होता है जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में इसका जन्म होता है, फ्रैंकफर्ट में। किस शहर में जन्म होता है इसका, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। जून 12 1942 इसको अपने 13वें बर्थडे पे डायरी रिसीव होता है, डायरी इसको दिया जाता है, इसके फादर इसको गिफ्ट में डायरी देते हैं, ठीक है। फिर 1942 से 1944 डायरी एंट्री इसी में लिखा गया है, इसी पीरियड के दौरान, ठीक है। इसी पीरियड के दौरान इसका डायरी मेंशन किया गया है। 1947 में इसका डायरी पब्लिश करवाया जाता है इसके फादर ऑटो फ्रैंक के, जो इसके फैमिली में एकमात्र सर्वाइवर थे, बाकी इसके फैमिली में सभी लोगों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अब आंसर राइटिंग में आपको करना क्या है, पहला नंबर में है क्लियर इंट्रोडक्शन, सही से आपको इंट्रोड्यूस करना है कैरेक्टर्स को, एंड विथ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को समझाना है, कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है। सपोर्टिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा सपोर्ट करना है फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो कहानी आपको एग्जाम्पल्स मेंशन किया गया उसको समझाना है। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल कर लेना है, फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। और स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जब आंसर लिखना हम खत्म करेंगे तो उसको क्या कर देना है, बढ़िया से कंक्लूड करना है, ठीक है। स्ट्रांगली कंक्लूड करना है, जो लगना चाहिए चैप्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में क्या होता है, लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। अब हमको देखना है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, एंड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर कर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विदाउट लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 के समर के दौरान क्या होता है, ग्रैंडमा की इसकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो इसलिए एनी का बर्थडे क्या होता है, बिना किसी ज्यादा सेलिब्रेशन के गुजर जाता है। मतलब अगर किसी के फैमिली में कोई आदमी का तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो उस फैमिली में सेलिब्रेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, तो इसका बर्थडे बेहतर तरीके से नहीं मनाया जाता है। स्टेट एनी वन इन्फेरेंस अबाउट एनी फ्रॉम द एबव कॉन्टेक्स्ट, पर जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस बात से आपको क्या पता चलता है एनी कैरेक्टर के बारे में, कि उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, एनी वॉज अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, एनी क्या था, इमोशनली काफी अटैच्ड थी अपने ग्रैंड मदर से, इसलिए इसका अपने बर्थडे में इंटरेस्ट वगैरह क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसकी दादी क्या कर रही थी, मतलब बीमार थी इसकी दादी, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, और इसलिए इसका बर्थडे ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं मनाया गया था। उसके बाद द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ एनी स्टार्टेड एट, एनी का पहला शिक्षा कहाँ पे शुरू हुआ था, तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। हु वाज मिसेज क्यूपरस, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड एनी शेयर विथ हर, मिसेज क्यूपरस कौन थी और उसका एनी के साथ क्या रिलेशनशिप था। तो इसका आंसर होगा शी वाज एनीज टीचर इन द सिक्स्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म यानी सिक्स क्लास में एनी की क्या थी, वो टीचर थी। एंड ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस, और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी वही थी, मिसेज क्यूपरस। और दोनों का एक दूसरे से क्या था, काफी ज्यादा लगाव था, यानी हमको इस टेक्स्ट में, इस कहानी में मेंशन भी किया गया है, स्कूल से निकल रही थी यानी, दोनों का क्या था, बहुत इमोशनल फेयरवेल एक दूसरे को देना पड़ा था, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूट द वर्ड हार्ट ब्रेकिंग विथ अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मिसेज क्यूपरस के साथ, मिसेज क्यूपरस के स्कूल से निकलती है, मतलब वहां से इसका पढ़ाई खत्म हो जाता है, किसी और स्कूल में जाने के लिए निकलती है,
तो एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो गया था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मिसेज क्यूप्रस के साथ इसका संबंध बढ़िया बन गया था, ठीक है, इमोशनली अटैच्ड हो गई थी उससे। तो यहाँ पे जो हार्ट ब्रेकिंग वर्ड है, ये वर्ड है हार्ट ब्रेकिंग, इसको क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट करना है। सेम इसी तरह के सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर देना है। तो हार्ट ब्रेकिंग की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इमोशनल लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ के अनुसार, ऑफ द प्ले द प्रोपोजल। प्रोपोजल करके एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट फ्लाइट का, द प्रोपोजल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप्स? मतलब जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। प्रिपेयर अ स्पीच ड्राफ्ट ऑन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नतालियाज एंड एनी फ्रैंक्स कैरेक्टर। नतालिया जो उस कहानी की मेन कैरेक्टर थी प्रोपोजल की, और साथ में एनी फ्रैंक वाले कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स के आधार पे आपको क्या करना है? एक स्पीच तैयार करना है, स्पीच ड्राफ्ट तैयार करना है रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप वास्तविक में कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आपको शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत करने के लिए शुरू में लिखना होगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और वर्ड्स मेंशन करने होंगे। रिलेशनशिप्स आर द बॉन्ड बिटवीन टू पीपल बेस्ड ऑन म्यूचुअल लाइक्स, अंडरस्टैंडिंग, नीड और लव। आई वुड लाइक टू डिस्कस रिलेशनशिप एज पोर्ट्रेट इन द टू टेक्स्ट। यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी कुछ बातें लिखनी है, दोनों कंपेयर करना है कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, और खत्म कैसे करना है, आई वुड लाइक टू से दैट, और लास्ट में थैंक यू। तो यहाँ पे इसका आंसर मेंशन किया गया है, आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं, या इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। पिंड कमेंट्स में, कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अमांडा फ्रॉम द पोएम अमांडा इज अ टीनेजर। अमांडा क्या थी? टीनेजर थी। लाइक एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की तरह वो भी क्या थी? टीनेजर थी। एंड लिव्स इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, अमांडा अलग ही दुनिया में खोई रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ल्ड जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अमांडा उस वर्ल्ड को इमेजिन करती है, ठीक है। वेयर एज एनी इज चैटर बॉक्स, एनी क्या थी? चैटर बॉक्स थी, मतलब बातों को बताना, एक्सप्रेस करना जानती थी एनी, ठीक है। यानी देखा जाए तो दो तरह का इंसान हो सकता है। एक ऐसा इंसान है जो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, बस अलग अलग चीजों को इमेजिन कर रहा है। और दूसरा इंसान क्या है? उसी बातों को दूसरों को शेयर कर रहा है, दूसरों को बता रहा है, ठीक है। What conversation will Annie Frank have with Amanda about different perspectives of life? अगर मान लीजिए एनी फ्रैंक और अमांडा दोनों एक साथ अगर आ गए, तो एनी फ्रैंक और अमांडा के बीच में क्या कन्वर्सेशन होगा? एनी उसको क्या बताएगी अमांडा को? क्योंकि अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ, लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट नजरियों के बारे में, कि क्या क्या सोचने का तरीका इंसान का हो सकता है। इस आंसर को 120 वर्ड्स में लिखना है। आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रोक के आपको देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एक्सट्रैक्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसको करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको यहाँ पे देखकर रोककर समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका? एनी फ्रैंक का। और करके भी क्वेश्चन है, मतलब अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। मतलब हाउ डू यू असेस एनीज कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं, कैसे उसको आप अपनी नजरियों से देखते हैं, आप अपनी नजर से कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। एनी वॉज ए सेंसिबल 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। एनी 13 साल की बहुत ही समझदार लड़की थी। ऐसा नहीं कि उम्र के हिसाब से मैच्योर नहीं थी, उम्र से ज्यादा मैच्योर थी ये, ठीक है। दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड 30 फ्रेंड्स। हालांकि उसके पास उसके माता पिता बहुत प्यार करने वाले माता पिता थे, उससे प्रेम करते थे। एंड लगभग 30 से भी ज्यादा फ्रेंड थे, ठीक है। लगभग 30 फ्रेंड थे उसके पास। लेकिन क्या थी? वो लोनली थी, अकेली थी, अकेली फील करती थी। शी कुड नॉट शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, इनर मोस्ट थॉट को और फीलिंग को अपने दोस्तों के साथ वो शेयर नहीं करती थी, क्योंकि जितने भी 30 फ्रेंड्स थी उसको उसके ऊपर उस पर ट्रस्ट नहीं था। सी न्यू दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर नीड्स टू कीप अ डायरी। अब उसको क्या लगता था कि अगर हम डायरी मेरे पास नहीं रहेगा तो हमको कोई व्यक्ति सही से समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अंत में आके क्या रखना पड़ा था? डायरी रखना पड़ा था। एनी वॉज वेरी केयरिंग एंड लविंग। एनी क्या थी? बहुत ज्यादा केयरिंग थी एंड लविंग थी। सी अडोर्ड हर फादर। उसको अपने पिताजी से बहुत ज्यादा क्या था? लगाव था। उसको अपने किससे प्रेम था? अपनी ग्रैंड माँ से। एंड ऑफन थॉट ऑफ हर आफ्टर हर डेथ। और जब उसकी ग्रैंड माँ पास कर जाती है, जब उसकी ग्रैंड माँ गुजर जाती है, तो उसके बारे में भी सोचती थी। शी वॉज क्वाइट मैच्योर ऑफ हर एज। और अपने एज से ज्यादा मैच्योर वो थी। फोर्थ, शी न्यू दैट नो वन वुड हैव टाइम फॉर थॉट ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। और वो ये सोचती थी कि किसी व्यक्ति के पास 13 साल की बच्ची की बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं होगा। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर मेच्योरिटी दैट शी कुड नॉट कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स। अब जो कि इसके जो फ्रेंड सर्कल में जो इसके फ्रेंड्स वगैरह थे, इसी के सेम एज के थे, 13 साल के थे। तो 13 साल के अकॉर्डिंग एनी कुछ ज्यादा मैच्योर थी, तो इसको लगता था कि मेरे मैच्योरिटी लेवल का मेरा कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो मेरी बातों को कोई क्या ही समझ पाएगा। इसलिए इसको डायरी रखने की नीड थी इसके पास, ठीक है।
शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करती थी, एंड वॉज ऑफन पनिश्ड बाई हर मैथ टीचर, येट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड आई हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ज़्यादा बातूनी थी और इसको अक्सर पनिशमेंट मिलता था उसके मैथ्स टीचर के द्वारा, लेकिन इंटेलिजेंट भी थी साथ में, एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, इसके पास बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर था। शी कन्विंस्ड हर टीचर्स विथ हर आर्गूमेंट्स, ऐसा तर्क वगैरह देती थी, बहस करती थी, ताकि टीचर को भी कन्विंस कर लेती थी, मना लेती थी। अल्टीमेटली ही टुक द जोक एंड डिड नॉट पनिश हर एनीमोर, और फाइनली क्या होता है, इसके जो मैथ्स के टीचर थे, इसके जो मजाक करने का तरीका था उसको मान गए थे, और फाइनली इसको पनिशमेंट देना बंद कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के डायरी के हिसाब से आपको जानना है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। इस बात को मैं पहले ही इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको आंसर को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप रुक कर क्या कर सकते हैं, इस आंसर को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई डिड एनी थिंक दैट शी कुड कन्फाइंड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। मतलब एनी का ऐसा मानना क्या होता है कि वो डायरी से ज़्यादा घुल मिल सकती है, डायरी के साथ बात ज़्यादा शेयर कर सकती है लोगों की तुलना में। तो इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा गया है, आप इसको रोक कर देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच को लिखना है, ठीक है। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन कर देना है। एनी कैसी लड़की थी, हाईली इंटेलिजेंट, मतलब अत्यधिक इंटेलिजेंट लड़की थी। कंपैशनेट थी, मतलब अपने काम के प्रति क्या थी, पैशनेट। एंड मैच्योर यंग गर्ल, मतलब छोटी सी बच्ची थी लेकिन साथ में क्या थी, मैच्योर थी। उसका जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 को। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। एंड शी वाज द यंगर डॉटर ऑफ ओटो एंड एडिथ फ्रैंक। एडिथ फ्रैंक एंड ओटो फ्रैंक की छोटी बेटी थी, ठीक है। शी वाज अ ज्यूइश गर्ल, ज्यूइश गर्ल मतलब यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी। शी वाज 4 years ओल्ड व्हेन हर फादर मूव्ड टू हॉलैंड। जब वो 4 साल की थी तभी इसके पिताजी कहाँ गए थे, हॉलैंड आ गए थे। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड, जिसको आज नीदरलैंड्स के नाम से हम जानते हैं। टू फाइंड अ बेटर प्लेस फॉर द फैमिली टू लिव, फैमिली के रहने के लिए बेहतर प्लेस की तलाश में इसके पिताजी कहाँ आ गए थे, हॉलैंड यानी नीदरलैंड्स आ गए थे। कितनी साल की, यानी तब थी 4 साल की थी। उसका पर्सनैलिटी कैसा था, एनी पजेस्ट एन एफरवेसेंट एंड विवेसियस पर्सनैलिटी। एनी का जो पर्सनैलिटी था क्या था, एफरवेसेंट था, मतलब अत्यधिक इंटेलिजेंट किस्म का मान सकते हैं हम, ठीक है, अत्यधिक बुद्धिमान थी। एंड विवेसियस, विवेसियस मतलब आराम से घुल मिल जाती थी लोगों से, ठीक है। दैट शोन थ्रू इन हर राइटिंग, और उसके राइटिंग से वो दिखता भी है, ठीक है। शी वॉज अ फ्री स्पिरिटेड, क्या थी, फ्री स्पिरिटेड एंड इमेजिनेटिव गर्ल, मतलब लोगों से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब फ्री स्पिरिट की लड़की थी, लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं करती थी। एंड इमेजिनेटिव थी, अपने ख्यालों में खोई रहती थी। ब्रीमिंग विथ क्यूरियोसिटी, इसके अंदर क्या था, क्यूरियोसिटी था, जिज्ञासा था इसके अंदर। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर, इसके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। एनीज ऑब्जर्वेशन वर ऑफन इंसाइटफुल, एनी का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या होता था, इंसाइटफुल होता था। डिस्प्लेइंग अ रिमार्केबल लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जितना इसका उम्र था उससे कहीं ज्यादा लेवल की मेच्योरिटी शो करती थी अपनी बातों से, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंट थी, इमोशनली। उसका जो डायरी था, एनी इज ऑलवेज थॉट दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ। एनी को हमेशा ये लगता था कि उसके लाइफ में क्या है, दोस्तों की कमी है। ऐसे दोस्तों की जो सच्चे दोस्त हो, ट्रू फ्रेंड हो, जो उसकी बातों को बिना जज किए सुन सकें। सी ऑलवेज वांटेड अ ट्रू फ्रेंड, वो हमेशा एक ऐसी दोस्त की तलाश में थी, एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश में थी। टू whom शी कैन शो हर फीलिंग्स एंड इमोशन, जिससे वो क्या कर पाए, अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को शेयर कर पाए। टू फुलफिल द लैक ऑफ अ ट्रू फ्रेंड शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और एक सच्चे दोस्त की कमी को भरने के लिए उसने क्या लिखने का फैसला कर लिया, डायरी लिखने का फैसला कर लिया। और डायरी का नाम क्या था, किटी। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2022 से लेकर 2025 वाले, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।